सो यार लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने तुम लोगों को रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूलाज कराए थे। सो बिफोर आई स्टार्ट ना, मैं सेपरेट पेज पे जरा फॉर्मूलाज जल्दी से लिख लूं। आपको चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उन फॉर्मूलाज का, फिर वर्किंग स्टार्ट करा देता हूँ। तो बिफोर आई स्टार्ट ना, जस्ट अ क्विक रिकैप कि मैंने ये वाले फॉर्मूलाज करा दिए थे, बस लिख देता हूँ सिर्फ। इन केस अगर याद नहीं हो ना तो आप जरा साथ साथ देख लेना। तो यार फर्स्ट वाला फॉर्मूला वाज एक्टिविटी का था। दिस वाज a इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। ठीक है, इन दिस फॉर्मूला आई सजेस्टेड कि अगर आप माइनस साइन कैलकुलेशंस में नहीं लिखोगे तो इट्स फाइन, याद रहे तो लिख देना। अदरवाइज इस फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंटेड दैट द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज अ डीकेइंग प्रोसेस। तो कैलकुलेशन में माइनस लगाना इतना एज सच रेलिवेंट नहीं है। सो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था। इसके अंदर a वाज टर्म्ड एज द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, और अगर आप dn अपॉन dt लिखोगे तो दिस वाज कॉल्ड रेट ऑफ डिके। ऑल राइट, फिर यार सेकंड फॉर्मूला किया था, उसको हमने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा था। तो सेकंड फॉर्मूला ये था n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t, और द सेम रिजल्ट कैन बी रिटन एज फॉलोज। ठीक है, फिर इसी फॉर्मूले को मैंने कहा था कि आप एक्टिविटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो और मास की टर्म्स में भी लिख सकते हो। सो ये मैंने डिफरेंट फॉर्म्स बताए थे ऑफ राइटिंग डाउन द सेम फॉर्मूला। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट था बेटा। मैं जानबूझ के हाइलाइटर थोड़ा सा डार्क यूज कर रहा हूँ फॉर्मूलाज के लिए। और फिर जो लास्ट वाला फॉर्मूला था ना, ये आपका हाफ लाइफ का था। हो सके तो याद रख लीजिएगा प्लीज साथ साथ। जी अली, मुझे एक सेकंड बस दे देना, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑप्शन बेटा आपका एक्टिवेट कर देता हूँ। फॉर्मूला लिख लूँ फिर एक्टिवेट कर देता हूँ। सो ये आपका थर्ड एंड फाइनल रिजल्ट था। सो जब तक मैं अली के लिए रिकॉर्डिंग ऑप्शन एक्टिवेट कर रहा हूँ ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर मुझे इस वाले पेज पे ना जाना पड़े ना, तो मैं इसको डिलीट करा दूंगा व्हाइल आई एम डूइंग द क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आपको बाद में रिव्यू करना हो व्हाइल आई एम डूइंग द क्वेश्चंस ना, तो फॉर्मूलाज देख लीजिएगा। मैं तब तक अली के लिए रिकॉर्डिंग ऑप्शन को देख लूं। ठीक है अली, जरा प्लीज चेक कर लेना यार। ऑलराइट, किसी और के लिए भी करना हो ना तो प्लीज जरा सजेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग यार फॉर्मूलाज का बस स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ मूव कर जाऊं। अब मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आपने स्क्रीनशॉट का काम कर लिया होगा। अब क्वेश्चंस के अंदर इसको कैसे अप्लाई करेंगे ना, वो देख लेते हैं। थोड़ा सा एक नजर कोशिश करके फॉर्मूलाज याद भी रख लें, ताकि वाइल आई एम यूजिंग देम ना, तो आपको जरा सा आइडिया हो। और सेकेंडली रोहिल, सिंस आप भी हो ना और अली आप भी हो, तो यार अगर हो जाए तो जरा एक कैलकुलेटर पकड़ लेना, या उस्मान आप भी देख लेना, ओ मतलब तुम भी देख लेना। ऑलराइट गाइस, तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस की वर्किंग कराता जा रहा हूँ। स्टेटमेंट्स आप लोग जरा मेरे साथ साथ फॉलो कर लीजिएगा। कुछ रिपीट करना हो तो प्लीज साथ साथ सजेस्ट करते जाइएगा। तो क्वेश्चंस में यार थोड़ा सा केयरफुली होके सारे के सारे क्वेश्चंस को फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस ऑन एंड ऑफ थोड़े से आपको वर्डिंग्स डिमांडिंग होती हैं। जरा स्टेटमेंट्स को आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। सो इट सेज आपका फॉस्फोरस जो है ना, ये डिके करता है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर which is stable. Then the half life is given to you for phosphorus. This is 24.8 days. हाफ लाइफ मुझे आगे चाहिए होगी, याद रख लीजिएगा। डू वी राइट दिस डाउन? नहीं, यू डोंट नीड टू, मैं इसको अपलोड कर दूंगा एज इट इज। तो बस कैलकुलेशंस मेरे साथ फॉलो कर लेना मोहित, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसी फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट में देर आस्किंग यू हाफ लाइफ को डिफाइन करना था, ये हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था ना। टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी, तब तक आप नेक्स्ट पार्ट रीड कर लो।
to reduce to half its initial value. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में show that the decay constant लैम्डा को डिनोट करता था, तो आपको शो करना है. आंसर आपको सेकंड्स में लाना है. तो जो फॉर्मूला अभी मैंने प्रीवियस वाली पेज पे लिखा था ना, उसको अप्लाई कर रहा हूँ. आई एम रेफरिंग टू दिस फॉर्मूला 0.693, द थर्ड फॉर्मूला डिवाइडेड बाय टी हाफ. ठीक है, हाफ लाइफ डेज में है तो वो कन्वर्ट कर लीजिएगा. सो इट्स 24.8 डेज आई गेस. तो ये रिजल्ट आ जाएगा. सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो डिके कांस्टेंट का रिजल्ट मैच कर जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. अ प्योर सैंपल ऑफ फॉस्फोरस, थोड़ा केयरफुली वर्डिंग देखिएगा, हैज एन इनिशियल एक्टिविटी ऑफ सो एंड सो becquerel. तो आपको इनिशियल एक्टिविटी सैंपल की गिवन है. कैलकुलेट द इनिशियल नंबर ऑफ फॉस्फोरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल. सो एक्टिविटी गिवन है, लैम्डा आपने फिगर आउट कर लिया है, एंड दे वांट यू कि आपको इनिशियल नंबर की वैल्यू बेसिकली एन कैलकुलेट करना है. सही. तो यार फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं. दिस वाज द फॉर्मूला. आई एम रेफरिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला नाउ. दिस वाज द फॉर्मूला जहां पे मैंने सजेस्ट किया था कि इफ यू वांट टू इग्नोर द नेगेटिव साइन इन दिस फॉर्मूला, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. सो इग्नोर द नेगेटिव साइन इफ यू वांट. तो मैं नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर दूंगा. ठीक है. एंड द रीजन विच आई गेव यू वाज द माइनस साइन इज ओनली इंडिकेटिंग द फैक्ट that the process of radioactivity is a decaying process. इसलिए माइनस लिखना रेलेवेंट नहीं है. अच्छा, एक्टिविटी गिवन थी, अब नेगेटिव नहीं लगा रहा. लैम्डा भी गिवन है. तो यार यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके फॉस्फोरस के इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे. ये आंसर मुझे नेक्स्ट पार्ट में चाहिए होगा, तो जरा याद रख लीजिएगा. किसी का आ रहा हो ना जरा आंसर. ओके, थैंक यू अली. 3.2 टाइम्स, बस 2SF पे लिख देता हूँ. 10 टू द पावर ऑफ नो. सही है, मैं रुक गया. ऑलराइट. हाँ, कर लो फिर मुझे बता देना. 1.14 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 13. ऑल राइट जी. अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉस्फोरस न्यूक्लियाई remaining in the sample after 30 days. है ना, सवाल अंडरस्टैंड करो. इनिशियल नंबर तो आपने निकाल लिया, मैं टिक लगा रहा हूं. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि आपको फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं रिमेनिंग इन द सैंपल 30 डेज लेटर. रोहिल ने सही लिखा है, फाइनल नंबर निकालना है. इसका ये फॉर्मूला था. पहले फॉर्मूला देख लो तसल्ली से. n will give you the final number of particles, n not initial number. और बाकी वैल्यूज लगा देता हूं. फाइनल नंबर फाइंड करना है. इनिशियल नंबर हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है. आई एम प्लगिंग इन दैट आंसर. लैम्डा की वैल्यू आपके पास ऊपर लिखी हुई है, मैं सर्कल कर रहा हूं. अगर आपको यही लैम्डा की वैल्यू यूज करनी है ना, तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट. सो यू मे यूज दिस आंसर. नो इश्यूज विद दिस, सो लॉन्ग एज यू रिमेंबर कि अगर आप लैम्डा की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे ना, हर्ज कोई नहीं है. बट चूंकि इसके यूनिट्स सेकेंड्स में है ना, S-1, तो फिर जरा एहतियात कीजिएगा कि जो टाइम आपको दिया हुआ है 30 डेज का, उसको भी फिर आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए.
तो टाइम जरा केयरफुली देख लें, 30 मत लिखिएगा, बल्कि पूरा लिखिएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है? तो जस्ट बी केयरफुल, द यूनिट्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ईच अदर। तो लैम्डा का प्रीवियस आंसर, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है ना, वो s-1 के अंदर है। सो कंपैटिबिलिटी के लिए आपको टाइम भी 30 डेज के बजाय 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 पूरा कर लीजिएगा। यहां से मेरे पास आंसर स्क्रीन पे अली ने दिया हुआ है। तो दिस इज द फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 4.9। देखिए कम हो गए, और होने भी चाहिए थे। पहले 10 टू द पावर ऑफ 13 था, अब 10 टू द पावर ऑफ 12 हो गया है ना। तो जरा चेक कीजिएगा, कम हो गए हैं, और सेंसिबल है, कम होना भी चाहिए था। बाकी के पार्टिकल्स क्या कहाँ चले गए? कोई खा गया है ना? बाकी के कहाँ गए? आप जज कर सकते हैं ना। फॉस्फोरस आपका डिके करके कुछ बना रहा था। सो ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि फॉस्फोरस डिकेज टू फॉर्म, देखिएगा, सल्फर, है ना। तो जब फॉस्फोरस के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे ना, तो उसके एक्सपेंस पे सल्फर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेसिकली फॉस्फोरस डिके करके सल्फर बन रहा है। The number of phosphorus particles, as you can see, have reduced, और सल्फर के particles as a result have been formed। सही? रोहिल, आपने फॉर्मूला सही सजेस्ट किया था। ओके, अब लास्ट पार्ट में यही पूछा है, जरा केयरफुली देखें। दे आर आस्किंग यू कि आपको रेशियो कैलकुलेट करना है फॉर नंबर ऑफ फॉस्फोरस रिमेनिंग इन द सैंपल आफ्टर 30 डेज। तो ये आंसर हम निकाल चुके हैं। तो न्यूमरेटर का आंसर, आधा आंसर तो हम निकाल चुके हैं। ये जो ऊपर मेरे पास आंसर अली असगर ने दिया था ना, ये तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, द रेड आंसर। दिस इज द नंबर ऑफ फॉस्फोरस रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है नंबर ऑफ सल्फर न्यूक्लियाई आफ्टर 30 डेज। रिमेंबर, सल्फर फॉर्म हुआ है, तो कितना सल्फर फॉर्म हुआ है ना, माइनस करके आ जाएगा। सो ओरिजिनल नंबर मैं ब्लैक से लिख रहा हूं। दिस इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ फॉस्फोरस न्यूक्लियाई। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं फाइनल नंबर ऑफ फॉस्फोरस, तो सल्फर का पता चल जाएगा। आप लोग सब्ट्रैक्शन का काम जरा कर लीजिएगा। कोई स्टेप मुझे रिपीट करना हो ना, तो प्लीज डू लेट मी नो। और फाइनल आंसर 0.75 लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ रिपीट करना हो तो प्लीज बताते जाइएगा, अदरवाइज फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट के अंदर दे आर आस्किंग यू टू डिफाइन द टर्म डिके कांस्टेंट। क्या होता था? डिके कांस्टेंट वाज लैम्डा, और मैंने लास्ट क्लास के अंदर लैम्डा की डेफिनेशन लिखी थी, आपको शायद याद आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम डिनोटेड बाय लैम्डा। पूरा ही लिख देता हूँ, तब तक आप सेकंड पार्ट रीड कर लो। मेजर्ड इन s-1। ओके, सेकंड पार्ट में दे आर आस्किंग यू कि आपको यार ये रिजल्ट प्रूफ करना है। गौर से देखेंगे ना, तो जो रिजल्ट आपको प्रूफ करने के लिए दिया है ना, टेक्निकली वो ये रिजल्ट है। चेक कीजिएगा, सेम रिजल्ट है। तो यार इसको प्रूफ करने के लिए मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको ये बताया था कि बस आप दो स्टेप्स की वर्किंग याद रखिएगा। मैं क्विकली रिपीट भी करता हूँ। सो मैंने एक्टिविटी वाला फॉर्मूला लिख लिया है। तो बेसिक फॉर्मूले से पहले स्टार्ट कीजिएगा, है ना। फिर लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो रोहेल ने भी ये सजेशन दिया था
कि आप टाइम को हाफ लाइफ टी हाफ करके लिख दीजिएगा। उस दौरान आपकी एक्टिविटी इनिशियल का आधा हो चुकी होगी, तो हाफ ए नॉट लिख दीजिएगा। ए नॉट इज द इनिशियल वैल्यू, और बाकी ब्लैक वाले नंबर्स जस्ट कॉपी देम डाउन एज इट इज। ठीक है, तो बस दो चेंजेस कीजिएगा, टाइम को टी हाफ कर दिया, हाफ लाइफ, एक्टिविटी को आधा कर दिया, हाफ ऑफ ए नॉट। अब सॉल्व करने के लिए just cancel this. When you remove e from one side, you will get ln on the other side. ये आपको लास्ट क्लास से शायद याद भी आ जाएगा। ln हाफ का आंसर होगा 0.693 माइनस के साथ। And just simplify this to get the final answer. ठीक है यार, ये रिजल्ट आ गया। और फिर नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर क्या पूछा है ना, वो भी जरा देख लो। तो कोबाल्ट की हाफ लाइफ आपको गिवन है, ईयर्स में भी है और खुद कन्वर्ट करके दे दिया है। ठीक है, मेरे लिए सेकंड्स वाली वैल्यू मैटर करती है। द रीजन आई एम सेइंग कि मेरे लिए सेकंड्स वाली वैल्यू मैटर करती है इज बिकॉज एक्टिविटी के यूनिट्स आपको BQ में गिवन है। तो बेकरेल गोज विद पर सेकंड, तो आई यूज द वैल्यू जो सेकंड्स के अंदर है। हाफ लाइफ गिवन है, एक्टिविटी भी गिवन है, दे आर आस्किंग यू कि आपको मास निकालना है। तो पहला काम तो ये कीजिएगा, जरा केयरफुली देख लें। सबसे पहले मैं लैम्डा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। फॉर्मूला याद रखिएगा प्लीज। यहां से आपके पास डिके कांस्टेंट लैम्डा का रिजल्ट आ गया। पहले मैं ये लिख लेता हूँ। अली, ये 2.1 वाला आंसर इसका तो नहीं है ना? लैम्डा का जरा मुझे निकाल दीजिएगा। अच्छा, तब तक बाकी लोग देख लो। इस सेकंड स्टेप में जो मैं ग्रीन कलर से मार्कर की वर्किंग कर रहा हूँ वो आप देख लीजिएगा। तब तक लैम्डा का आंसर मैं लिख लूँ। ओके, लैम्डा आ जाता है ना, तो लिख लेता हूँ। अब सेकंड स्टेप में एक्टिविटी गिवन है और मैंने लैम्डा भी फिगर आउट कर लिया है, तो मैं नंबर ऑफ कोबाल्ट पार्टिकल्स यहां से फिगर आउट कर लूंगा। लेट मी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। 4.2 पे राउंड ऑफ कर देता हूँ। लेट्स रिप्लेस दिस वैल्यू। सो एक्टिविटी गिवन है, अगेन माइनस साइन भले नहीं लिखें, इस फॉर्मूले के अंदर मैटर नहीं करता नेगेटिव साइन। यहां से नंबर ऑफ कोबाल्ट के पार्टिकल्स पता चल जाएंगे। सो ये पहले निकाल लेते हैं, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे ना, तो केमिस्ट्री का जो मोल कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई कर लूंगा। तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले अलग दे देना अली, और फिर मैं मोल कॉन्सेप्ट से मास निकाल लेता हूँ। अच्छा, कोबाल्ट, द रेस्ट ऑफ यू कैन हैव अ लुक। कोबाल्ट 60 है, दैट implicates 60 grams of cobalt, which is 1 mole. It contains Avogadro's constant, these many particles. आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं। सो फॉर दीज मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरा मास कितना बनेगा, वो देख लेते हैं। आपको मास फिगर आउट करना था, तो ये जरा देख लीजिएगा, सजेशन भी दे दें, फिर अगला क्वेश्चन देख लें। थर्ड क्वेश्चन को जरा केयरफुली देखिएगा, क्योंकि वो जरा डिफरेंट तरीके से सेट हुआ हुआ है।
ओके, सो यार मास का रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 4.2 कर देता हूँ, 10 टू द पावर ऑफ -9 ग्राम्स। ठीक है, अब जरा थर्ड क्वेश्चन देख लो। मुझे थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए जरा जगह ज्यादा चाहिए होगी ना, सो मैं इसको टैबलेट में चेंज कर देता हूँ। So I'll probably need some more space for the working of this question 3. So आप जरा पहले तसल्ली से सिर्फ देख लें कि इस क्वेश्चन में आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो फर्स्ट लाइन में आपको गिवन है बेरियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 18 मिनट्स। अच्छा, देन इट सेज क्रिप्टॉन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 3 सेकंड्स। फिर इट फर्दर सेज इन अ फिशन रिएक्शन of a mass of uranium 235, ये इंपॉर्टेंट है, equal number of barium and krypton nuclei are produced। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, इसका मतलब है दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी द सेम। अगर आप बेरियम के इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एन नॉट अज्यूम करते हो तो क्रिप्टॉन के भी इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग आपको फिगर आउट करना है कितना टाइम लगेगा फॉर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बेरियम। मैंने ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ बेरियम अपॉन number of krypton। They want this ratio to be equal to 8:1। सही है। So the question is saying initially दोनों के बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, so n naught for both of them, and the question is asking you after how much time will you come up with a situation where the number of barium atoms upon the number of krypton atoms will reach a ratio of 8:1। ठीक है, so the ratio will become 8। अब कैसे अप्रोच करेंगे जरा केयरफुली देखिएगा। एज अ साइड नोट, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले जरा फॉर्मूला देख लें, फिर मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, कोशिश करके जरा सा बड़ा लिखूंगा, तो आप एक एक टर्म को जरा देख लीजिएगा। पहले फॉर्मूला देख लें। तो वुड यू अग्री कि जब मैं बेरियम के लिए लिखूंगा ना, तो देखिए मैं बेरियम के लिए कैसे लिख रहा हूँ। सो फॉर बेरियम एन नॉट ई टू द पावर ऑफ lambda for barium will be, look carefully, lambda for barium will be 0.693 divided by half life 18 minutes, 18 into 60 कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जरा प्लीज फॉर्मूला चेक करो। आई एम अंडरलाइनिंग द फॉर्मूला, देन सी हाउ आई हैव प्लग्ड इन द नंबर्स। ठीक है, सो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा को मैंने लिख दिया as 0.693 divided by half life। हाफ लाइफ वाज गिवन एज 18 मिनट्स, तो मैंने लैम्डा नहीं लिखा, उसकी वैल्यू लगा दी। अच्छा, तो ये मेरे न्यूमरेटर का काम तो हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही मुझे डिनोमिनेटर के लिए भी बिल्कुल यही वर्किंग करनी है। तो चेक करते जाइएगा, डिनोमिनेटर के अंदर अब मुझे क्रिप्टॉन की डिटेल्स आप ढूंढ लें। इनिशियल पार्टिकल्स तो सेम थे ना, सो एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस अगेन लैम्डा 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। चेक करो क्रिप्टॉन की हाफ लाइफ 3 गिवन है, टॉप लाइन 3 गिवन है। मैं टिक लगा रहा हूं, आपको मिल जाएगी।
टाइम निकालना है। सो जो टाइम मैंने लिखा है ना टी, जिसको मैं मेरा ख़्याल है ब्लैक मार्कर से लिख लूँ तो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनिएंट होगा। तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि टी आपको फाइंड करना है। So this T is what they are asking us to find out. And I know that this ratio is given to us as 8. ठीक है, तो पहले ज़रा ये तसल्ली से पूरा स्टेप देख लो, फिर मैं टाइम की कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस ज़रा 2-4 लोग मुझे ओके करते जाओगे कि आपने फ़ॉर्मूले के अंदर रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि मैंने n इज़ इक्वल टू n नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्ब्डा t का फ़ॉर्मूला यूज़ किया है एंड इन प्लेस ऑफ लैम्ब्डा आई हैव रिप्लेस्ड 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, सो अब यार कैलकुलेशन में थोड़ा-सा आप लोगों को असिस्ट करना है। पहला काम तो ये कर लीजिएगा, ये n नॉट और n नॉट कैंसल हो जाएगा। अब मैं अगर न्यूमरेटर को सॉल्व करूँ ना, तो मुझे सिर्फ रेड वाले ब्रैकेट का आंसर दे दें, 0.00 समथिंग करके आएगा। तो ज़रा सिर्फ मुझे न्यूमरेटर वाले आंसर की वैल्यू ज़रा प्लीज़ प्रोवाइड करते जाइएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर मैं तब तक खुद ही कर लूँगा, क्योंकि वो आसान है। हाँ जी, न्यूमरेटर में अगर कुछ आंसर आ गया हो, तो 0.00 करके कुछ बता दें। मैं लिख तो देता हूँ, मुझे लगता है मैं गलत ही लिख रहा हूँ, बल्कि नहीं, इंतज़ार कर लेता हूँ, आ जाएगा। ज़रा 0.693 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 60 कर लीजिएगा। ओके, कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं? ओरिजिनल लिखा हुआ है, 3 ज़ीरोज़ है ना? सही है, 3 ज़ीरोज़ हैं, 64 है। थिंक अलोंग द लाइन्स दैट दिस इज़ मोर ऑफ अ मैथमेटिकल क्वेश्चन एंड काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं इट्स मोर लाइक एन इंडिसेस क्वेश्चन एंड टेक्निकली येस, दिस इज़ मोर लाइक एन इंडिसेस क्वेश्चन। सो आगे की वर्किंग लिख लेता हूँ। बिल्कुल मैथ्स में जिस तरह इंडिसेस करते हैं ना, वैसे कीजिएगा। कोई नंबर मुझे रिपीट करना हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है, मैंने तो सारे स्टेप्स एक-एक करके पूरे लिख दिए हैं। सो आई एम होपिंग कि इंडिसेस की वर्किंग आप फॉलो कर रहे हो। कैन यू सिम्प्लीफाई इट अ बिट? मैंने कर लिया। आई थिंक अली मैंने कर लिया है सिम्प्लीफाई, है ना? नया पावर ज़रा प्लीज़ कोई मुझे फिगर आउट करके दे दे कितना बनेगा? तो अगर मुझे कोई नंबर में असिस्ट कर देना। सॉल्व कर लीजिएगा। ज़रा इत्मीनान से देख लें मैथमेटिकल डिटेलिंग कितनी है, फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा। टेक योर टाइम। कोई नंबर अगर मुझे सॉर्ट आउट करना हो ना, तो प्लीज़ आप ज़रा मुझे बता दीजिएगा और अगर ठीक हो तो वेल एंड गुड और फाइनल आंसर भी ज़रा चेक कर लीजिएगा। सो इफ एवरीथिंग इज़ फाइन, तब तो आई डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। बट अगर लगता है ना कि कोई एडजस्टमेंट करनी है, सो डू लेट मी नो। ठीक है, प्रोसीड कर जाऊँ आगे? इफ यू गाइज़ आर ओके टिल दिस पॉइंट? ठीक है, अगर यार कोई क्वेश्चन भी हो ना तो प्लीज़ मैं साथ-साथ आंसर्स दे दूँगा, सजेस्ट कर दीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट वाले की वर्किंग देख लीजिएगा यार। अली फाइनल आंसर 9 ही आ रहा था ना, या मैं चेंज कर दूं यार? ठीक है, सो आई एम प्रिज्यूमिंग कि शायद 9 के आसपास ही होगा, सो लीव इट एज इट इज। 9.025 परफेक्ट है, सो 2SF के ऊपर आई जस्ट लीव इट एज 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लेट मी गो बैक टू द वर्टिकल वाला मोड, ताकि पूरा क्वेश्चन नजर आ जाए। So the question says, in order to determine the half-life of a sample, a student measures the count rate near to the sample as shown. ठीक है, स्टूडेंट को हाफ लाइफ निकालनी है। सो स्टूडेंट ने रेडियो एक्टिव सैंपल के सामने एक डिटेक्टर को लाके रख दिया, एंड ही इज ट्राइंग टू मेजर द काउंट रेट। अच्छा, इनिशियली द मेजर्ड काउंट रेट इज 538 पर मिनट। ठीक है, सो अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, यू मे सेलेक्ट एनी अदर सिंबल इफ यू राइट। आई एम गोइंग फॉर सी फॉर काउंट रेट। सो इनिशियल काउंट रेट है, सो सी नॉट 538 पर मिनट। गाइस एक सेकेंड रुकना, फोन मैं देख लूं जरा, शायद दूर मुझसे पड़ा हुआ है। 1 मिनट। ओके यार, कोई पता नहीं इंटरनेशनल कॉल है, लंबी बात करनी पड़ जाएगी। सॉरी यार। सो इनिशियल काउंट रेट है 538 पर मिनट। इट देन सेज आफ्टर अ टाइम ऑफ 5 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स, आपका काउंट रेट ड्रॉप करके हो गया है 228 पर मिनट। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि यार आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हाफ लाइफ की वैल्यू को डिटरमिन करो। अब अगर आपको याद हो तो हमने नोट्स के अंदर जो फॉर्मूलाज लिखे थे ना, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि हमने इस तरह के फॉर्मूलाज लिखे थे। यार जिस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट की वर्डिंग्स गिवन है ना, आई थिंक यू वुड आल्सो अग्री कि शायद एन और एन नॉट की जरूरत नहीं है। इसको मैं चेंज करके कर सकता हूँ सी एंड सी नॉट, है ना, बिकॉज काउंट रेट है, तो आई गेस इस तरह से लिख लेता हूँ। फिर अल्फाबेट्स आपकी मर्जी है, आपको जो भी सूट करे ना चूज कर लीजिएगा। तो फाइनल काउंट रेट है 228। काफी लोग पर मिनट नहीं लिखते हैं, बिकॉज आप देखेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि पर मिनट आपका दोनों साइड्स पर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इनिशियल काउंट रेट है 538। यार ये पता नहीं कौन फोन कर रहा है, गाइस एक सेकंड रुकी जाओ, कहीं कोई इमरजेंसी कॉल ना हो। नहीं, छोड़ दो, मैंने फोन फिर नहीं उठाया। मैं गया फोन तक, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अब कौन उठाएगा, अगर होगी कोई जरूरी बात तो टेक्स्ट हो जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सी हो गया फाइनल, सी नॉट हो गया इनिशियल। दोनों के पर मिनट देखिएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो नहीं भी लिखना हो ना तो मत लिखिएगा। लैम्डा एंड टाइम। अब इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि सर टाइम को हम कौन से यूनिट्स में लिखेंगे, तो आंसर चेक कर लें कौन से यूनिट्स में चाहिए।
मेरा ख्याल है नज़र तो आ रहा होगा कि आंसर के साथ क्या यूनिट्स लिखे हैं। तो मैं अगर आपकी जगह होऊँगा, तो जो टाइम आपको गिवन था 8 आवर्स, इसको रहने दूँगा आवर्स के अंदर, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। तो ज़रा प्लीज़ पहले लैम्ब्डा निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे। तो व्हेन यू रिमूव ई फ्रॉम वन साइड, दूसरी साइड पे ln लगा दीजिएगा। माइंड यू, अगर आप s-1 लिखेंगे ना जैसे मैंने लिखा है, ये गलत हो जाएगा। एंड द फैक्ट दैट टाइम वाज़ इन आवर्स, लेट मी हाइलाइट दैट वैल्यू फॉर यू विद द येलो हाइलाइटर। टाइम वाज़ इन आवर्स, सो फिर लैम्ब्डा के यूनिट्स भी s-1 नहीं होंगे, बल्कि रादर ये हो जाएंगे। सो मेरे पास आ रहा है 0.107, फेयर इनफ। लेकिन ये लैम्ब्डा है और मुझे हाफ लाइफ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं समझा, because I was better off not to convert since I wanted the answer in hours. 6.5 hours. अच्छा, अब एक बात नोट कीजिएगा, कि जो हमारा आंसर आ रहा है ना, ये 6.5 hours, द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल, आगे एग्जामिनर खुद अपनी बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है by mentioning a fact, and the examiner is now telling you that the actual accepted value for the half life of this isotope is in reality 5.8 hours. है ना? So we are getting 6.5, and the examiner is telling us that the acceptable value is 5.8. Okay, and then they are saying the difference between this value and the calculated value cannot be explained by just saying that the instrument is faulty. ठीक है, so we can't just say faulty instrument की वजह से result ठीक नहीं आ रहा. So suggest two possible reasons why the observed value 6.5 hours versus the actual value 5.8 hours are different. Yes, so I think अली ने दो चीजें जो लिखी है ना, अली everyone पे सेट करके लिख दो। यार ये कौन लगा हुआ है फोन पर? हाँ, एक मिनट। हेलो? हाँ जी, बाकी मैं इसको क्लास में हूँ, बाकी मैं खुद से मैं इसको क्लास में हूँ। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ, ठीक है? थैंक यू, you're welcome। ओह, एक तो हमारे यहाँ लोग जब कॉल करते हैं ना, तो बस कॉल ही करते रहते हैं। एक दफा किसी ने नहीं उठाया, नहीं दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं उठाया, तीसरी दफा करेंगे, कहेंगे नहीं बस करते रहो फोन जब तक कि या उनके अपने फोन की बैटरी डेड ना हो जाए, या जिसको कॉल कर रहे हैं उस बेचारे की फोन की बैटरी जवाब ना दे दे। ये आई थिंक हमारी खास आदत हो गई है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, टू पॉसिबल सोर्सेज। यार रैंडम नेचर डेफिनेटली है, बैकग्राउंड रेडिएशंस डेफिनेटली है, उसके अलावा भी एक और चीज है। आई थिंक मैं बैकग्राउंड तो पहले लिख देता हूँ। यस, बैकग्राउंड रेडिएशंस डेफिनेटली अकाउंट्स फॉर द फैक्ट कि डिटेक्टर आपका बैकग्राउंड रिकॉर्ड करेगा, है ना? डिटेक्टर बैकग्राउंड रिकॉर्ड करेगा, बट सोर्स इज नॉट इमिटिंग बैकग्राउंड। So one reason why the observed value and the actual value could be different is okay, the detector is recording background, the source is not emitting those background radiations, तो एक discrepancy तो इसकी वजह से आ रही है। अच्छा, इसके अलावा रैंडम नेचर भी बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके अलावा एक और फर्क भी है, और आई थिंक वो भी आप शायद जज कर सकते हैं। पहली चीज, यू कांट डिनाई, सेकंड रीजन लिख रहा हूँ,
some radiations might be absorbed by the air. Might be absorbed in air. Therefore, will not reach the detector. ये भी एक वजह हो सकती है ना, कि रेडिएशंस एक्चुअली इमिट तो हुई है, बट सराउंडिंग एयर ने उसको ब्लॉक कर दिया है, सो दे आर अनएबल टू रीच द डिटेक्टर. अच्छा, एक और रीजन भी हो सकता है. काफी लोग ये भी लिखते हैं, और ये भी सेंसिबल है. रेडिएशंस आर इमिटेड, थोड़ी जगह मुझे लगता है कम पड़ जाएगी, इन ऑल डायरेक्शंस, बट डिटेक्टर only records in one direction. है ना, तो बहुत सारे रीजंस बन सकते हैं as to why the observed value versus the actual value shows a deviation. So एक था सबसे obvious background radiation, है ना. Second था some of the radiation might not be able to reach the detector because it is getting absorbed by the air. और इसके अलावा तीसरा भी बन सकता था, in reality the radiations are getting emitted from the source in all directions, but the detector is only recording in one direction, which could be another reason as to why the observed value and the actual value are deviating away from each other. Um, तुमने क्या लिखा हुआ? What if it's not spontaneous, one specific direction? But radioactivity का तो nature ही spontaneous होता है ना, क्योंकि रोहिल अगर वो spontaneous नहीं होती, या अगर वो one specific direction में ही emit हो रही होती, तो फिर तो हम रेडियोएक्टिव सैंपल को कभी लेड के बॉक्स में शील्ड नहीं करते ना. There would have been no need to shield the radiations by placing it inside a lead box if the radiations were emitted only in one direction. है ना, फिर तो शील्डिंग की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती. अच्छा जी, अगला वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है. इनफैक्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में 2 दफा आया है. तो मैं इसकी जो वर्किंग है ना, अगेन इसके लिए टैबलेट मोड में जा रहा हूँ. है तो ये 1 मार्क का, बट ये जब जब आया है इसने स्टूडेंट्स को ट्रबल किया है. तो जरा वर्डिंग देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, जरा केयरफुली. ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट को जजमेंट करना स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है. सो मैं जरा रीड कर लूं, देखें क्या है. इट सेज एट टाइम टी अ सैंपल कंटेन्स एन न्यूक्लियाई. तो टाइम टी के ऊपर, ओके अच्छा, आई गॉट इट, सही है. यू सेड वन स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर माय थर्ड पॉइंट, सही है, मैं अब समझ गया. एट टाइम टी अ सैंपल कंटेन्स एन न्यूक्लियाई. ठीक है. फिर इन अ शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, सो अ शॉर्ट while लेटर the number of particles that have decayed is delta n. ठीक है. सो इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ डेल्टा टी, जो पार्टिकल्स डिके कर गए हैं, दैट इज डेल्टा एन. अब फर्स्ट पार्ट में सिर्फ केयरफुली वर्डिंग्स देखिएगा. नंबर ऑफ अनडिकेड पार्टिकल्स कितने होंगे? तो अगर आपने स्टार्ट किया था एन के साथ, जो डिके हो गए वो डेल्टा एन है, तो एन माइनस डेल्टा एन शुड बी द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई. सही. तो इनिशियल नंबर एन, फिर जो डिके हो गए वो डेल्टा एन, तो सब्ट्रैक्शन विल गिव अस द नंबर ऑफ अनडिकेड पार्टिकल्स. अच्छा, सेकंड पार्ट. गाइस एक सेकंड रुकना. वो आई थिंक अली शायद डिस्कनेक्ट हुआ था एंड ही हैज रीजॉइंड ना, तो मुझे उसके लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग फिर ऑन करनी पड़ेगी. मुझे 1 मिनट देना. लेट हिम जॉइन और फिर मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग. ऑलराइट अली, इफ यू आर देयर जस्ट लेट मी नो, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑप्शन दोबारा आपके लिए एक्टिवेट कर दूं. जी अली, जरा चेक भी कर लेना प्लीज इफ यू आर देयर, फिर मैं प्रोसीड करूं. सो गाइस एक सेकंड. ऑलराइट जी. अच्छा, सेकंड पार्ट देखो.
ये केयरफुली देखो। दे आर नाउ आस्किंग यू कि आपको सैंपल की एक्टिविटी लिखनी है। अब गौर से सुनो। वैसे तो अगर आप बोलोगे एक्टिविटी के लिए सर हमने ए का सिंबल पढ़ा था, बात तो सही है, बट दिस इज नॉट व्हाट द आंसर डिजायर्स, बिकॉज ए का सिंबल इज नॉट गिवन टू यू, है ना? सो एक्टिविटी इज ए, यस, राइटली सो, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स मेंशन्ड। अच्छा, दूसरा ऑप्शन dn अपॉन dt। तीसरा ऑप्शन डेल्टा n अपॉन डेल्टा t। मतलब सबका एक ही है, ठीक है ना? एक्टिविटी ए और रेट ऑफ डिके dn अपॉन dt और रेट ऑफ डिके डेल्टा n अपॉन डेल्टा t। तो वैसे तीनों ऑप्शन सही हैं, बट बेस्ड ऑन द सिंबल्स गिवन टू अस हम तीनों चॉइसेस तो यूज नहीं कर सकते। तो सिंबल्स गिवन है ना, मैं उनको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना? आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ इन सिंबल्स में से डिसाइड करना है। वैसे तीनों आंसर सही है बट जब आप लिखोगे तो जाहिर है बेस्ड ऑन द अवेलेबल ऑप्शंस दे विल ओनली क्लासिफाई द लास्ट आंसर एज द करेक्ट वन। ठीक है, सो एक्टिविटी पूछी थी, ऑल थ्री रिजल्ट्स आर द सेम, but only the last result will be kind of an acceptable result based on the symbols that are given to you. अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट ये भी थोड़ा अनयूजुअल पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। अब प्लीज एक बात रिकग्नाइज करना, और मैं नॉर्मली हर साल ये वाला क्वेश्चन जब करा रहा होता हूँ तो स्टूडेंट्स को इसी तरीके से बता रहा होता हूँ कि यार मैथ्स में जब आप डिफाइन करते थे प्रोबेबिलिटी को, तो मैथ में आपको सबको याद होगा कि आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखा करते थे। मैं लिख भी देता हूँ, याद भी होगी आपको। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये क्लास 9th में या 10th में करी थी मैथ्स के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो लॉन्ग एज कि आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन याद है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, देन डोंट यू थिंक कि इफ आई आस्क यू हाउ वुड यू डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, तो स्टूडेंट्स फॉरन से इसकी बेसिस पे इस तरह से जज करके आंसर देते हैं, नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि वर्डिंग मेरी पूरी आ जाए। नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना? तो अगर आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके along the same lines will become number of decaying nuclei divided by total number of nuclei। तो अगर मैं इसको सिंबल्स में लिखूंगा तो मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगे कि सिंबल्स की टर्म्स में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की वर्किंग होती है उसी को मैंने यूज किया है। हाँ, रोहिल ने लिखा तो सही है, लेकिन आई थिंक वो उल्टा करके लिख दिया रोहिल ने, है ना? डेल्टा एन ऊपर आना चाहिए था। ऑलराइट जी, फिर लास्ट पार्ट में पूछा है कि डिके कांस्टेंट यानी कि लैम्डा लिखना है। लैम्डा, डिके कांस्टेंट इज लैम्डा। अगेन काफी लोग, और ऑल्दो आंसर गलत नहीं है, वो कहते हैं सर लैम्डा हम लोगों ने पहले फॉर्मूले से पढ़ा था, इसके इक्वल होता है। फेयर एनफ, वाकई इसके इक्वल होता है, बट ये आंसर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने इस आंसर के अंदर ए लिखा है, ए फॉर एक्टिविटी, है ना? एंड दे हैव नॉट स्पेसिफाइड दिस सिंबल एनीवेयर इन द क्वेश्चन। तो आप बस ए को चेंज कर दीजिएगा। मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो जरा देख लें ए की जगह पर कौन सा टर्म बेस्ट रहेगा। जहां सर्कल लगाया है ना वहां से आप ढूंढ लें। तो वैसे ए अपॉन एन बिल्कुल सही है। अच्छा, और इस फॉर्मूले में अगर आपको माइनस लगाना हो नहीं लगाना हो आपकी चॉइस है। सो एक्चुअल फॉर्मूला ये था, ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। अगर आपको माइनस लिखना है सो बिल्कुल लिख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। सही, सो लैम्डा का आंसर वैसे तो सही लिखा हुआ है,
बट द क्वेश्चन हैज नॉट गिवन यू द सिंबल्स जो आपने लिखे हैं। आई थिंक ए का टर्म मुझे रिमूव करना पड़ेगा। सो ए की जगह ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ। तो जो मैं ब्लू वाले मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये भी सही है। और अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये ऑल्टरनेट भी सही है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्म लिख लीजिएगा। बस फर्स्ट वाला फॉर्म ये ज़ाहिर है एक्सेप्टेबल नहीं होगा जिसके साथ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। फॉर्मूला गलत नहीं है, but the formula does not involve the symbols that were actually provided to you in the question. So any of the answers written with the blue highlighter is an acceptable answer. कुछ लोग जरा चारों पार्ट्स के लिए मुझे ओके करते जाओगे और फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट वाले पे। अरे हाँ, विच रिमाइंड्स मी, वो रोहिल ने, तुमने लास्ट टाइम वो कहा था ना कि यार वो चार्जिंग ओवर द एयर कैसे हो रही है। आई थिंक दे हैव वर्कड आउट अ प्रोटोटाइप फॉर द सेल फोन एयर चार्जिंग, यस। तो मैं उसको रीड कर रहा था। तो बेसिकली दे हैव अ पॉड जिसको आप रूम में प्लेस कर रहे हो, और ये ब्लैक कलर का बॉक्स, रोहेल अज्यूम कर लो ये तुम्हारा सेल फोन है। थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। ठीक है, इस सेल फोन के अंदर ग्रीन कलर से आपके पास एक बैटरी है जिसको बेसिकली आपने चार्ज करना है। तो ये एयर पॉड जो जो बेसिकली पॉड आपके पास होता है ना, ये आपके पास माइक्रोमीटर वेव्स, एमएम वेव्स प्रोड्यूस करता है। एमएम वेव्स आर माइक्रोमीटर वेव्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट्स आपकी ये वाली वेव्स यूज करती हैं। बेसिकली दे आर माइक्रोवेव्स whose wavelength is in meters, hence the term micrometer waves. So microwaves, जिस तरह आपकी माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है, but having a wavelength in a range of a few meters, so hence the term micrometer waves. तो ये माइक्रोमीटर वेव्स आपके पास प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द पॉड। These microwaves travel in the room, so they spread out in the room. Now inside your mobile, the green colored portion is your battery. तो उन्होंने ये किया हुआ है कि बैटरी के साथ एक ट्रांसड्यूसर लगा दिया है। तो ट्रांसड्यूसर को मैं ये पर्पल कलर से शो कर देता हूँ। द पर्पस ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज इट इज मेड आउट ऑफ स्पेशल मटेरियल। जैसे फोटो सेल्स होते हैं ना, ट्रांसड्यूसर का काम ये है कि तुम्हारी रोहिल ये जो माइक्रोवेव्स बनी हुई है ना ब्लैक कलर से जो मैंने बनाई है, वापस बना देता हूँ। ये माइक्रोवेव्स आपकी ट्रांसड्यूसर पे जाके हिट करेंगी, और जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था ना कि लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते थे, तो बिल्कुल वैसे ही ये ट्रांसड्यूसर यही करता है कि ये माइक्रोवेव्स एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना शुरू कर देता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स ये आपका ट्रांसड्यूसर इजेक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स आपकी ये बैटरी कैप्चर करती है, और इलेक्ट्रॉन्स के कैप्चर करने से आपकी बैटरी के अंदर चार्जेस की अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप ये पॉड को रूम के किसी एक जगह पर रख देते हैं, एंड सो लॉन्ग एज यू आर विद इन अ फ्यू मीटर्स आई गेस अवे फ्रॉम दैट पॉड, the microwaves, the micrometer waves, mmw waves emitted by the pod will be received by the mobile phone. The transducer will absorb these mmw waves. It will cause ejection of electrons from the transducer. Those electrons will be transferred into the battery, और eventually आपके पास बैटरी चार्ज अप हो जाती है। Transducer is a conductor. Yes, transducer is a device which in this case converts light energy, microwaves energy or wave energy into electrical energy. So it absorbs mmw waves and produces electrons. So a device which converts wave energy into electrical energy.
अच्छा खैर ये तो मैं मिटा दूँ। आई थिंक उसका प्रोटोटाइप बना है। अभी आई डोंट नो कि वो कमर्शियली अ, बिकॉज़ माइक्रोवेव्स आर नोन टू प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट एज़ वेल। जिस तरह आपके ओवन्स में होता है। सो दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज़ विद द वेवलेंथ यूज्ड। अगर वेवलेंथ थोड़ी आगे-पीछे हो जाएगी ना, तो फिर सेल फोन का टेम्परेचर अब्रप्टली राइज़ होना शुरू हो जाएगा। सो दे माइट हैव टू गो थ्रू क्वाइट अ फ्यू प्रोटोटाइप्स ताकि फास्ट चार्जिंग भी हो जाए और गर्म भी ना हो। अच्छा 5 वॉट का है, ओके, सही है, फिर तो मसला नहीं है। हाँ, अच्छा फास्ट चार्जिंग नहीं है उसमें, ऑलराइट। अच्छा यार नेक्स्ट वाला सी पार्ट देख लेना। तो ग्राफ आपको गिवन है। अच्छा पहले ग्राफ से चेक कर लो, फर्स्ट हाफ लाइफ पर आधा हो गया है, आधा, सेकंड हाफ लाइफ पे क्वार्टर, थर्ड हाफ लाइफ पर 1/8। ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग द रेडियोएक्टिव आइसोटोप डिकेज टू फॉर्म अ स्टेबल आइसोटोप एस। अगर आपको याद हो तो हमने इससे सिमिलर ग्राफ लास्ट क्लास में किया भी था। एट टाइम t is equal to 0, there are no nuclei of S in the sample। ठीक है, तो S आपका फॉर्म होगा ऑन द ग्राफ ऑफ फलाफला, नीचे वाले ग्राफ पे। स्केच अ ग्राफ टू शो टाइम के साथ आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स S के किस तरह से चेंज करेंगे। तो यार मैं नीचे वाले एक्सिस पे तो नहीं बना रहा, ऊपर ही बना लेता हूँ। तो आप नीचे वाले एक्सिस को इग्नोर कर दो, ऊपर बनाना जरा मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रॉन अबव। तो सेम एक्सिस पे जरा पॉइंट्स को मार्क करना थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जब सैंपल खुद आधा हो गया है ना, तो जो फॉर्म होने वाला सब्सटेंस होगा वो भी आधा होगा। तो याद कीजिएगा मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था, फर्स्ट हाफ लाइफ पे दोनों ग्राफ्स एक दूसरे के साथ मीट करते हैं। फिर जब 1/4 हो जाएगा डिके करने वाला सैंपल, तो जो फॉर्म करने वाला सैंपल है आपको लास्ट क्लास से याद होगा वो 3/4 हो जाएगा। 3/4 का देखिए पॉइंट बना दिया है, तो वो 1/4 हो गया है, तो ये 3/4 हो जाएगा। और फिर आखिरी वाले पॉइंट पे जब वो 1/8 हो गया है, सर्कल कर रहा हूँ, तो जो फॉर्म होने वाला सब्सटेंस है वो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग 0 से होगी और बाकी जो एस वाला सब्सटेंस था उसकी कंपाइलेशन मैंने कर दी है। ठीक है, तो हाफ था, फिर 1/4 हो गया था, फिर 1/8 हो गया था। मैं मिटाता जा रहा हूँ। तो जो फॉर्म होने वाला सब्सटेंस होगा वो हाफ होगा, फिर 3/4 हो जाएगा, फिर 7/8 हो जाएगा। ऑलराइट, अगला वाला देख लेना। ठीक है, ये वाला भी जरा केयरफुली देखिएगा बिकॉज ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट की तो डेफिनेशन का काम आप लोग नोट्स में से कर लीजिएगा। मुझे एक्चुअली सेकंड पार्ट करना है, उसको केयरफुली आप देख लें। ठीक है, अब इक्वेशन देखें क्या गिवन है। टेक योर टाइम रीड दिस क्वेश्चन। यूरेनियम गिवन है, जरा केयरफुली हाँ प्लीज। यूरेनियम डिके करके एक बेरियम का पार्टिकल बनाता है, एक क्रिप्टॉन का पार्टिकल बनाता है। ठीक है, सो एक यूरेनियम का न्यूक्लियस, मैंने 1 लिख दिया है, जब डिकम्पोज करेगा उसमें से एक बेरियम बनेगा, मैंने 1 लिख दिया है, और एक क्रिप्टॉन बनेगा। सो यूरेनियम results in the production of barium and krypton, and in terms of particles, one particle of uranium produces one particle of barium and one particle of krypton. So the ratio is 1:1:1। ठीक है, एक यूरेनियम ब्रेक करेगा, एक बेरियम बनेगा, एक क्रिप्टॉन बनेगा। दैट इज व्हाट द इक्वेशन इज सजेस्टिंग। इसका मतलब है, बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, पहले मैं आपको लेआउट एक्सप्लेन कर दूं।
अगर यूरेनियम के 10 पार्टिकल्स होंगे ना, 10 पार्टिकल्स, तो बेरियम के भी 10 बनेंगे बेस्ड ऑन द मोल रेशियो ना, क्रिप्टॉन के भी 10 बनेंगे, ठीक है? यूरेनियम के 100 होंगे, तो बेरियम के भी 100 बनेंगे, क्रिप्टॉन के भी 100 बनेंगे, समथिंग अलोंग दोज़ लाइन्स। नाउ देखिए कांस्टेंट तो आप नोट्स में से लिख लेना। हाफ लाइफ मुझे चाहिए होंगी ना, तो ज़रा थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिएगा। बेरियम इज़ 18 मिनट्स और क्रिप्टॉन इज़ 3 सेकंड्स। ऑलराइट, अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि हमारे पास बेरियम का मास है 1.2 ग्राम्स, सॉरी, हमारे पास यूरेनियम का मास है 1.2 ग्राम्स, ठीक है? और ये आपका डिके करता है। द क्वेश्चन इज़ आस्किंग यू, आपको बताना है बेरियम के कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे राइट आफ्टर द रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज़ सेइंग केयरफुली फ्रॉम 1.2 grams of uranium, what is the number of barium particles formed? तो अगर आप थोड़ी-सी अकल चलाएँ ना, तो ऊपर मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता है, उसको देख लें दोबारा। मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे ये बता रही है, मैं दोबारा इन्फॉर्मेशन को लिख रहा हूँ, कि यूरेनियम के एक एटम से बेरियम का एक एटम बनता है। तो अगर पूछा है ना कि यूरेनियम के 1.2 ग्राम्स से कितने बेरियम के पार्टिकल्स बनेंगे, तो आप थोड़ी देर के लिए बेरियम के पार्टिकल्स की फ़िक्र छोड़ दें, ये हम बाद में फ़िक्र करेंगे। पहले व्हाई नॉट फाइंड आउट कि यूरेनियम के 1.2 ग्राम्स में से पहले ये तो निकाल लें कि यूरेनियम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। यूरेनियम आ जाएगा ना, तो 1:1 के रेशियो की वजह से बेरियम भी हो ही जाएगा। बेरियम भूल जाए अभी, और वर्किंग को 2 स्टेजेस में करें। 1:1 के रेशियो की बेसिस पे पहले लेट्स फिगर आउट यूरेनियम के कितने पार्टिकल्स होंगे इन अ मास ऑफ 1.2 ग्राम्स, है ना? और फिर सेम रेशियो है 1:1, तो बेरियम का काम होता रहेगा। तो मैं मोल कॉन्सेप्ट से पहले ये लिख रहा हूँ, यूरेनियम इज़ 235। अभी मैं यूरेनियम की वर्किंग कर रहा हूँ, मैं बेरियम की तरफ गया भी नहीं हूँ। मैंने लिटरली बेरियम को रीड भी नहीं किया है। मैं देखिए मैं काट ही रहा हूँ। ये मैंने मैंने वाइटो लगा दिया है इस पे लिटरली। ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही फिलहाल नहीं है। मैं भी देख ही नहीं रहा बेरियम को। मैं सिर्फ यूरेनियम को सोच रहा हूँ। तो यूरेनियम के 1 मोल में 235 ग्राम्स होते हैं। तो यूरेनियम के पार्टिकल्स तो इतने हो गए। मैं यू लिख देता हूँ एहतियातन। आपका जो मास था 1.2 ग्राम्स, सबसे पहले यूरेनियम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से आ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूरेनियम, यू लिख देता हूँ। पहले ये बता दीजिएगा। जब तक मेरे पास ये आंसर आता है ना, तो अब मैं बेरियम की वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं पहले वर्डिंग लिख रहा हूँ। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी नो दैट one nuclei of uranium gives one nuclei of barium. Fair enough. तो यूरेनियम के आंसर आया था 6 पॉइंट, नहीं, यूरेनियम का आंसर कितना आया था? आया था कुछ, अभी आया नहीं है मेरी स्क्रीन पे। अली ज़रा देखना वो ब्लैक वाले बॉक्स का आंसर कितना बनेगा बेटा? ओके यार, अली ने यूरेनियम के नंबर्स मुझे ये बताएँ। 21। अब इसको यूज़ करता हूँ। तो ज़ाहिर है 1:1 है ना? तो बेरियम के इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे।
ठीक है, तो मैंने डायग्राम पर जी अरीज मैंने वही वाला आंसर जो आपने बताया ना वो लिखा है। तो यार मैंने डायग्राम पर 1:1:1 लिखा है। तो आप ज़रा प्लीज़ डायग्राम पर से देख लीजिएगा। 1, 1, 1, 1:1:1 लिखा हुआ है। अच्छा हाफ लाइफ आगे चाहिए होंगी। ज़रा हाफ लाइफ देख लें, बेरियम की 18 मिनट्स है, क्रिप्टॉन की 3 सेकंड्स है। अच्छा सेकंड पार्ट भी लंबी चौड़ी कहानी है। बेरियम के पार्टिकल्स तो आ गए। अब अगला पार्ट केयरफुली देखो। कैलकुलेट द टोटल एक्टिविटी, हौसला रखो। कैलकुलेट द टोटल एक्टिविटी ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन कितनी देर के बाद? 1 घंटे के बाद। कह रहे हैं 1 घंटे के बाद बेरियम और क्रिप्टॉन की कंबाइंड टोटल एक्टिविटी कितनी होगी? अगेन मैं बेरियम की पहले फ़िक्र करता हूँ, क्रिप्टॉन की कहानी बाद में देखी जाएगी। तो मैं 2 सेकंड के लिए एक काम ये कर रहा हूँ, क्रिप्टॉन तो कम से कम मिटा ही दूँ। यार आई थिंक स्क्रीन थोड़ा-सा ग्लिच कर रही है, बल्कि नहीं मिट गया। ऑलराइट तो सबसे पहला काम भाई मैं ये कर रहा हूँ, आप क्रिप्टॉन को तो अभी भूल ही जाओ। मैंने देखिए आपके सामने क्रिप्टॉन को दोबारा इरेज़ कर दिया है, वो बात की बात है। पहले मैं फ़िक्र करूँ, बेरियम की एक्टिविटी कितनी होगी आफ्टर 1 ऑवर सबसे पहले सबसे पहले ये फ़ॉर्मूला यूज़ करके चेक करते हैं कि 1 घंटे के बाद बेरियम के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। एक्टिविटी भी नहीं निकाल रहा, अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की पहले फ़िक्र करता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये होंगे, चेक करते जाइएगा। बेरियम की वर्किंग कर रहा हूँ। ऊपर वाला रेड आंसर लिखा, लैम्ब्डा की जगह 0.693 अपॉन हाफ लाइफ लिखा। इसकी हाफ लाइफ मुझे याद है 18 मिनट्स थी। कोई ज़रा कंफर्म करेगा वरना मैं ऊपर शिफ्ट करूँ। किसी को याद है 18 मिनट्स? यस। तो यार 18 मिनट्स है, प्लीज़ देख लें 18 मिनट्स इज़ फाइन। प्लीज़ यहाँ पर 18 मिनट्स है। अगर आपको 18 डिवाइडेड बाय 60 करना है, बल्कि 18 इंटू 60 भी कर सकते हैं सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। 18 इंटू 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो फिर जो 1 आवर का टाइम है, इसको भी ऐसे लिखिएगा ताकि सब कुछ सेकंड्स में आ जाए। ज़रा पहले इत्मीनान से नंबर्स देख लें। लैम्ब्डा की जगह 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ 18 मिनट्स, तो 18 इंटू 60। फिर टाइम भी आप 1 आवर है ना, 1 इंटू 60 कर दीजिएगा। ये मुझे बता रहा है एक्टिविटी नहीं बता रहा, ये मुझे बता रहा है 1 घंटे के बाद बेरियम के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो बेरियम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां से आ जाएंगे। ये आंसर मेरी स्क्रीन पे आ रहा है 3.1, थैंक यू अली, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20। तो 1 घंटे के बाद सॉरी गाइस, 1 आवर लेटर नंबर ऑफ बेरियम पार्टिकल्स। मैंने क्रिप्टॉन की बात शुरू ही नहीं करी है, अभी मैं बेरियम की ही फिक्र कर रहा हूँ, क्रिप्टॉन बाद में देखा जाएगा। बेरियम तो हो जाए पहले। तो बेरियम का 1 आवर के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने आ रहे हैं। अब एक्टिविटी निकालते हैं। अगेन माइनस नहीं लिखना हो तो मत लिखिएगा, और लिखना हो तो लिख दीजिएगा, आपकी चॉइस है। मैं अगले स्टेप में से हटा दूंगा। अगेन लैम्ब्डा की जगह 0.693, हाफ लाइफ 18 मिनट्स, 18 इंटू 60। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी आपने मुझे बताए थे, ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं। 50% of my job gets done at this point. Why 50%? Because अभी मैंने सिर्फ आधा काम किया है बेरियम का। Now, in case if somebody is wondering ना कि क्रिप्टॉन का क्या करेंगे, तो keep on wondering। पहले ये काम तो कर ले, फिर देखते हैं। जनाब 2 into 10 to the power of 17, ये आधा आंसर आ गया। ये वर्किंग बेरियम की मेरी कंक्लूड हो गई है।
जनाब, अब क्रिप्टॉन की वर्किंग करते हैं, तो मैंने जो क्रिप्टॉन का स्टेटमेंट मिटा दिया था ना, वो देखिए अब मैंने वापस लिख दिया है। ठीक है? तो वो जो हाइलाइटर लगाया था ना, अब वो वापस से आपको नज़र आ रहा है। तो अब क्रिप्टॉन की वर्किंग है। तो क्रिप्टॉन के लिए ज़रा जगह चाहिए होगी। तो फॉर क्रिप्टॉन, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं सर इतनी लंबी वर्किंग पूछने का क्या फ़ायदा? सिर्फ़ उन्होंने बेरियम का ही पूछ लिया होता, क्रिप्टॉन का पूछने का क्या फ़ायदा? बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स दे कम अप विद दिस आइडिया कि सर क्रिप्टॉन के लिए भी तो हमें काइंड ऑफ वही वर्किंग वापस रिपीट करनी पड़ेगी। एंड राइटली सो, वाक़ई में रिपीट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्रिप्टॉन के भी इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही होने चाहिए जितने के बेरियम के थे, बिकॉज़ रेशियो अगर आपको याद हो तो 1:1 का ही आ रहा था। तो क्रिप्टॉन की भी इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम होंगे जितने बेरियम के थे, है ना? बिकॉज़ आपको याद होगा ओरिजिनल इक्वेशन में 1 यूरेनियम वाज़ गिविंग 1 क्रिप्टॉन एंड 1 बेरियम। ना, सो क्रिप्टॉन की भी इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उतने ही हैं। अब वही करते हैं, 1 घंटे के बाद क्या सिनेरियो बनेगा? फॉर्च्यूनेटली फॉर अस फॉर्च्यूनेटली फॉर अस, द आंसर दैट वी विल गेट, लेट्स सी क्या आंसर बनता है और इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है क्रिप्टॉन की वेवलेंथ कह रहा हूँ, क्रिप्टॉन का डिके कांस्टेंट था 3 सेकंड्स। ठीक है भाई, 3 सेकंड्स था, मुझे याद पड़ता है। सो 0 हाफ लाइफ 3 सेकंड्स थी। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्रिप्टॉन के केस में हाफ लाइफ शायद 3 सेकंड्स थी, चेक भी कर ही लेते हैं यार। मेरा ख़्याल है वैसे 3 सेकंड्स थी। हाँ जी, ठीक है ना? सो 18 मिनट्स थी और 3 सेकंड्स थी। तो 0.693 3 seconds half life, already in seconds mind you. Time was 1 hour. Convert. And fortunately for us, this value of n, if calculated, will come out to be 0. And then in case if you are wondering कि एक्टिविटी भी निकालने की ज़हमत कर लेते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़हमत करने की। तो जिनको लग रहा था ना कि यार इन्होंने इतनी लंबी-चौड़ी वर्किंग क्यों पूछी है, टेक्निकली लंबी-चौड़ी वर्किंग नहीं पूछी है। जो आपने वर्किंग बेरियम के लिए करी थी ना, बस उतनी ही वर्किंग पूछी है, बिकॉज़ द मोमेंट यू गेट n इज़ इक्वल टू 0, इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के 0 का मतलब क्या है? थ्योरेटिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के 0 आने का मतलब है कि आपका ये वाला सोर्स इज़ नो लॉन्गर अ रेडियोएक्टिव सोर्स, रादर 0 का मतलब है इट हैज़ बिकम स्टेबल। एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो सोचिए हाफ लाइफ मैंने 2-3 दफ़ा बोला था 3 सेकंड्स है। हर 3 सेकंड के बाद जब तक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, 3 सेकंड गुज़र जाते हैं। तो मेरे स्टेटमेंट बोलने के दौरान इसकी हाफ लाइफ आ जाती है। तो डोंट यू थिंक कि अगर आप सैंपल को 1 आवर के बाद रिव्यू करोगे, इफ रिव्यूड आफ्टर 1 आवर, इट अपीयर्स कि 1 आवर में इतनी ज़्यादा हाफ लाइव्स गुज़र चुकी होंगी कि वो आधा, 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 आधा करते, 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 करते ऑलमोस्ट स्टेबलाइज़ हो चुका होगा। सो दैट एक्सप्लेन्स कि आपके पास जी, सही है, सो दैट एक्सप्लेन्स कि आपके पास रिज़ल्ट 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज़ 1 घंटे के दौरान रोहिल ने लिखा है 20 हाफ लाइव्स। एक्चुअली 1 आवर इज़ 3600 सेकंड्स एंड ईच हाफ लाइफ इज़ 3 सेकंड्स। सो 1200 हाफ लाइव्स, 20 नहीं, है ना? 1200 हाफ लाइव्स गुज़र चुकी होंगी। दिस आई गेस गोज़ बियॉन्ड सेइंग कि आपका सब्सटेंस क्यों मैं कह रहा हूँ कि स्टेबल हो चुका होगा। सो टेक्निकली मैंने वर्किंग तो ज़रूर कर दी, आपको भी कर लेनी चाहिए। बट द मोमेंट आपके पास n का आंसर 0 आ गया ना, जो रेलेवेंट नहीं है ना वो मिटा रहा हूँ। द मोमेंट आपके पास n का आंसर 0 आ गया, तो बस फिर इसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस आंसर इज़ इम्प्लाइंग कि क्रिप्टॉन इज़ नो लॉन्गर रेडियोएक्टिव।
only barium is. So technically पूछा दोनों का था, लेकिन दोनों की वर्किंग से करने की जरूरत नहीं पड़ी, आधी वर्किंग से ही काम चल गया। तो टोटल एक्टिविटी will be the activity of barium plus the activity of krypton। यही आंसर आ जाएगा। सही है। सो जो आंसर आपने मुझे एक्टिविटी का पहले दिया था, रेड वाला आंसर, बस उसी को मैंने लिखा है, बिकॉज दूसरा आंसर तो 0 आ रहा था। ऑलराइट। अच्छा, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास शुरू होने से पहले ही अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए, तो ये सारे सॉल्व्ड आंसर्स हैं, तो प्लीज जरा टाइम निकाल के इनको देख लीजिएगा। ये एक आध वर्किंग और देख लो, फिर यहाँ कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, जरा इसकी वर्डिंग्स को देख लें, मैं तब तक एक सिगरेट लाइट अप कर दूं। रीड कर लीजिएगा। मैं रेलेवेंट टर्म्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। आयोडीन की एक्टिविटी इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, पानी के 1 केजी के अंदर आयोडीन मिक्स हो गया है, उसकी एक्टिविटी 460 है, एंड द हाफ लाइफ इज 8.1 डेज। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आप नोट्स में से कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट पे पूछा है आयोडीन के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, है ना। तो बेटा अगर आपको एक्टिविटी पता है, तो मैं एक्टिविटी लगा देता हूं 460, माइनस इग्नोर कर दें। लैम्डा विल बी रिटन एज 0.693, हाफ लाइफ इज 8 डेज, 8.1 डेज कन्वर्ट करें, 8.1 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, याद से कन्वर्ट कीजिएगा यहाँ पर। इनकेस इफ यू वंडरिंग ना सर क्यों अंदाजा हो रहा है कि कन्वर्ट करना है, तो प्लीज यहाँ देखें, मैं सर्कल कर रहा हूँ, कैसे पता चल रहा है कन्वर्ट करना है। यूनिट देखिएगा, बैक्यूरेल है, बैक्यूरेल गोज विद S-1, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज द हाफ लाइफ इज गिवन टू यू इन डेज। ठीक है, सो कन्वर्शन का आइडिया हो जाता है। जब भी कभी BQ में गिवन होगा ना, विच गोज विद S-1, तो डेज में हो, मिनट्स में हो, आवर्स में हो, कन्वर्ट याद से कीजिएगा। इससे आपको आयोडीन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएंगे। मेरी स्क्रीन पे आंसर आ रहा है, ये नंबर ऑफ आयोडीन पार्टिकल्स हैं 4.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8। लास्ट पार्ट में इसके लिखा हुआ है लास्ट पार्ट पढ़िएगा, गौर से देखें। डिनोमिनेटर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका आंसर तो ऊपर है मेरे पास, वो जो ऊपर वाला आंसर है ना, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं ताकि आप रीड कर लें कि द आंसर ऑफ द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी विद अस फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। ठीक है, रीड करें। डिनोमिनेटर का आंसर 50% ऑफ द जॉब इज ऑलरेडी डन। अब किसी को ये मालूम करना हो ना, जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, वाटर के 1 किलोग्राम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये काम तो केमिस्ट्री का है। कैसे है केमिस्ट्री का, तो वो देख लें। वाटर का 1 किलोग्राम ऐसे वर्किंग कीजिएगा, 18 ग्राम्स विच इज 1 मोल ऑफ वाटर। ये मैं न्यूमरेटर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 केजी के अंदर यानी कि 1000 ग्राम्स, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ये अगर मुझे आप आंसर दे देंगे तो मेरे पास न्यूमरेटर का भी आंसर आ जाएगा।
तो ज़रा हिम्मत पकड़े, इसका आंसर दीजिए। मैं लिख लूँ इसको? 3.34। अली, तुमने 10 टू द पावर ऑफ 22 लिखा है। हालाँकि मेरा तो ख़्याल है 10 टू द पावर ऑफ 23 से भी बड़ा नंबर आएगा, नहीं? शायद कोई एरर किया है आपने n निकालते हुए। या किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना भूल गए हो, या कुछ इस तरह की चीज़ हुई है। Alright, so he has now given me the correct result, which is 3.34. Thank you, Arij. 10 to the power of 25. Fair enough. लगा देते हैं यार। मुझे इसका फाइनल आंसर बस दे दो, फिर मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। 7.2 times 10 to the power of 16, I guess. सही है यार। ठीक है यार, यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड खुदा हाफिज।